Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सोशोलॉजी के एमसीक्यूज की एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डेली बेसिस पर 10 एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है ताकि अपकमिंग एग्जाम के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अगर आप भी एनटीए नेट एग्जाम पेपर 2 सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में कंसेप्ट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में सोशोलॉजिस्ट दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा कंसेप्ट जो है कौन से सोशोलॉजिस्ट ने दिया है। फर्स्ट कंसेप्ट है वर्स्टीन। सेकेंड कंसेप्ट है वर्स्टीन को कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। सेकेंड कंसेप्ट है सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य। थर्ड कंसेप्ट है लॉ ऑफ 3 स्टेज यानी कि 3 चरणों का नियम। जो फोर्थ कंसेप्ट है वो है नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का प्राकृतिक विज्ञान। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो वर्स्टीन को देख लेते हैं। व्हाट इज वर्स्टीन? वर्स्टीन रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या है कि वर्स्टीन जो है एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन की मीनिंग को समझना, वो वर्स्टीन होता है। ये जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्स वेबर के थ्रू। तो जो कंसेप्ट ए है यानी कि वर्स्टीन जो है उसका आंसर होगा फोर्थ यानी कि वेबर। अब देख लेते हैं सोशल फैक्ट क्या होता है। सोशल फैक्ट आर द सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट आर एक्सटर्नल टू एंड कॉर्सिव ऑफ एक्टर। मतलब क्या है कि सोशल फैक्ट जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं जो कि एक्टर के एक्सटर्नल होते हैं और कॉर्सिव होते हैं। तो जो सोशल फैक्ट है, ये जो कंसेप्ट है दुर्खैम के द्वारा दिया गया था। सो द बी जो है सोशल फैक्ट, इसका आंसर होगा सेकेंड दुर्खैम। लॉ ऑफ 3 स्टेज। लॉ ऑफ 3 स्टेज क्या होता है? सो दिस लीड अस to the cornerstone of Comte's approach, his evolutionary theory or the law of the 3 stages. The theory proposes that there are 3 intellectual stages through which the world has gone throughout its history. According to Comte, not only does the world go through his process, but groups, societies, science, individual and even mind go through the same 3 stages. The first stage is theological stage, characterized the world prior to 1300. During this period, the major idea system emphasized the belief that supernatural powers and religious figures modeled after humankind are at the root of everything. In particular, the social and physical world is seen as produced by God. The second stage is metaphysical stage, which occurred roughly between 1300 and 1800. This era was characterized by the belief that abstract force like nature, rather than personalized God, explain virtually everything. The third stage is positivistic stage, and it is characterized by belief in science. People now tended to give up the search for absolute cause, God and nature, and concentrated instead on observation of the social and physical world in the search for the laws governing them. मतलब क्या है कि जो कॉम्ट है, कॉम्ट ने कहा कि पूरा वर्ल्ड इस प्रोसेस से गुजरता है। केवल पूरा वर्ल्ड ही नहीं गुजरता, साथ के साथ ग्रुप्स, सोसाइटीज, साइंसेस, इंडिविजुअल्स एंड इवन माइंड भी इन 3 स्टेजेस से गुजरता है। जो फर्स्ट स्टेज है जो कि थियोलॉजिकल स्टेज है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1300 से पहले का, वो थियोलॉजिकल स्टेज है। इस स्टेज में क्या था, लोग बिलीव करते थे केवल गॉड पे, यानी कि जो भी घटना घटित होती है वो गॉड के द्वारा घटित होती है। सेकेंड स्टेज जो है वो है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो 1300 से लेके 1800 तक के बीच का है। इसमें क्या होता है कि लोग समझने लगते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है जैसे कि नेचर, जो गॉड rather than पर्सनलाइज गॉड, मतलब
सब कुछ गॉड के द्वारा नहीं होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है जैसे कि नेचर, उसके द्वारा कोई भी घटना घटित होती है। फाइनली जो पॉजिटिविस्टिक स्टेज है यानी कि 1800 के बाद वाली जो स्टेज है, इसमें साइंस पे बिलीव किया जाता है, प्रूफ पे बिलीव किया जाता है, यानी कि कोई भी घटना भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा घटित नहीं होती है, उसके पीछे एक साइंस होती है। ठीक है। सो लॉ ऑफ थ्री स्टेज का जो कंसेप्ट है वो कॉम्ट के द्वारा दिया गया, और नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। या फिर सेकेंड ऑप्शन है ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन इज ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। अब हमें पता है कि वर्स्ट टाइम किसने दिया, वेबर ने दिया, यानी कि ए का तो 4 होना चाहिए, तो ए का 4 जो है वो लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। अब इसे देख लेते हैं एक बार। ए का फोर्थ यानी कि वेबर, बी का सेकेंड यानी कि दुर्खिम, सी का फर्स्ट यानी कि लॉ ऑफ थ्री स्टेज जो है वो कॉम्ट, और डी का थर्ड यानी कि नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी मतलब जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has stated that human studies should be concerned with the construction of typologies of personality and culture? मतलब कि ये किसका कथन है कि मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। The first option is Weber, the second option is Dilthey, the third option is Carl Sanders, fourth option is Rickert. So the correct option is Dilthey. Dilthey के बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। Dilthey conceives of most of the human sciences as analyzing human interactions at a level that can mediate between individual initiatives and communal tradition. These sciences deal with what he calls cultural system and external organization of society. Cultural system are associations that individuals join voluntarily for certain purposes that they can only achieve through cooperation. These systems are cultural in the widest possible sense and individual all aspect of our social life. They can be political, economic, artistic, scientific and religious in nature and are not bound by local or national interest. External organization क्या है? External organization of society by contrast are those institutional structure like a family and a state that we already are born into. Question number 3, a study design involving collection of data at one particular point of time is known as, मतलब किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है। The first option is cohort study यानी कि सहगण अध्ययन। The second option is trend study यानी कि प्रवृत्ति अध्ययन। The third option is cross sectional study यानी कि प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन, और longitudinal study यानी कि देशांतरिक अध्ययन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले सारी जो स्टडी है इनके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। A longitudinal study or longitudinal survey or panel study is a research design that involves repeated observations of the same variables, example people, over short or long period of time. A cohort study is a particular form of longitudinal study that samples a cohort, a group of people who share a defining characteristic
typically those who experienced a common event in a selected period such as birth and graduation. Performing a cross section at intervals through times, it is a type of panel study where the individual in the panel share a common characteristic. A cross-sectional study involves looking at data from a population at one specific point of time. The participants in this type of study are selected based on particular variable of interest. अब क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमने जो है स्टडी करनी है कि किसी ग्रुप पे स्टडी करनी है, लोगों के ग्रुप पे स्टडी करनी है, तो एक तो स्टडी हमने कर ली जैसे 2000 में कर ली, और उन्हीं की उसी ग्रुप की जो स्टडी करेंगे हम 2010 में कर रहे हैं। जैसे कि बिहेवियर में चेंजेस होते हैं या फिर मेंटल डेवलपमेंट होता है। इस चीज को देखने के लिए क्या करते हैं कि एक ग्रुप पे स्टडी करते हैं जो कि अलग अलग टाइम पे की जाती है। वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है और वो लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। कोहार्ट स्टडी में क्या करते हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का ही पार्ट होता है कोहार्ट स्टडी, जो कि मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, एक ग्रुप तैयार किया जाता है। पर इसमें क्या अंतर होता है, लॉन्गिट्यूडनल से ये अलग कैसे है, इसमें जो लोगों का ग्रुप तैयार किया जाता है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप तैयार करते हैं और अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे उनमें चेंजेस देखते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई मेडिसिन बनाई है और हम उसे लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने 2000 में उसी दवाई को इस्तेमाल किया लोगों पे, और फिर 2001 में उसे जो है उसी ग्रुप पे हम उस दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि मतलब उस दवाई का क्या इफेक्ट लोगों पर पड़ रहा है जो हमने ग्रुप को सेलेक्ट किया है। मतलब क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल से कोहार्ट स्टडी जो डिफरेंट है वो इस बेस पर है कि लॉन्गिट्यूडनल में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है जो ग्रुप की, पर जो कोहार्ट स्टडी है उसमें जो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कॉमन होगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, उसमें क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के जो है हम स्टडी करते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप तैयार कर लेते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे स्टडी करनी है, तो ये क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। इसमें लगी थी ट्रेंड स्टडी। क्या होती है ट्रेंड स्टडी? होती है अगर हम प्रेजेंट की किसी चीज स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो ट्रेंड स्टडी होती है। जैसे कि फैशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो ट्रेंड स्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्री कंडीशन टू क्वालिफाई अ सैंपल एज अ रैंडम वन इज, यानी कि किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर 1, द रिसर्चर मस्ट प्री टेस्ट द सब्जेक्ट, मतलब अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता का पूर्व परीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, द रिसर्चर मस्ट कंडक्ट पायलट स्टडी, यानी कि अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन अवश्य करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, एटलीस्ट 100 रेस्पोंडेंट्स मस्ट बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन, यानी किसी प्रदत्त जनसंख्या में से कम 100 उत्तरदाताओं का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, मतलब जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th, every member of the population must have an equal chance of being selected। मतलब क्या है कि रैंडमली, यानी कि एक लॉटरी बेस होता है ना कि सबको इक्वल चांस मिलता है लॉटरी में, ऐसे ही रैंडम सैंपलिंग है।
उसमें भी क्या है, पॉपुलेशन के हर मेंबर को इक्वल चांस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, who said these words? I started research as a non-participant observer. As I became accepted into the community, I found myself becoming almost a non-observing participant. मतलब यह किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षण के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बी मैलिनोव्स्की, सेकंड ऑप्शन है ई दुर्खिम, थर्ड ऑप्शन है विलियम एफ वाइट और फोर्थ ऑप्शन है एन एंडरसन। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, विलियम एफ वाइट। क्वेश्चन नंबर 6, सोशलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब समाजीकरण को हम क्या कह सकते हैं? अकल्चरेशन, कल्चरल डिफ्यूजन, एनकल्चरेशन या फिर इसमें से तीनों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एनकल्चरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, when the same test in a social research is completed by the same people on 2 different occasions, it is called, मतलब कि जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 नॉर्मल रिलायबिलिटी, मतलब सामान्य विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 2 अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, मतलब वैकल्पिक रूप विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 3 टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 4 स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, मतलब विभक्तार्थ विश्वसनीयता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। मतलब क्या है कि किसी भी सोशल रिसर्च में जब सेम पीपल 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे एक ही सेम ही टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, अ टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी परीक्षण को वैध माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इट इज thought to measure what it sets out to measures, मतलब कि यह उसी को मापता है जिसकी माप के लिए वह विनिर्दिष्ट किया गया है। सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशंस हैव प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड डाटा, मतलब अवलोकनों से अपेक्षित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 द क्वालिटी ऑफ द डाटा इज गुड, यानी कि आंकड़ों की गुणवत्ता सही है। ऑप्शन नंबर 4 इट इज थॉट टू मेजर द अनप्लैन्ड फैक्ट, मतलब यह अनियोजित तथ्यों की माप के लिए अपेक्षित हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, इट इज थॉट टू मेजर व्हाट इट सेट्स आउट टू मेजर्स, मतलब कि यह उसी को मापता हो जिसकी माप के लिए वह निर्दिष्ट किया गया है तो वो जो टेस्ट होगा वो वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द एवरेज कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एल्जेब्रिकली, मतलब निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 मीन, यानी कि माध्य। ऑप्शन नंबर 2 मीडियन, यानी कि माध्य का। ऑप्शन नंबर 3 मोड, यानी कि बहुलक, या नन ऑफ द अबव, यानी कि जो ऊपर वाले सारे हैं उसमें से कोई नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 मोड। क्वेश्चन नंबर 10 अ स्टडी विद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज, प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 क्वाइट कॉमन इन सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है। ऑप्शन नंबर 2 रेयर बट पॉसिबल इन सोशल रिसर्च, विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है।
ऑप्शन नंबर 3 इम्पॉसिबल इन सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि सामाजिक विज्ञान शोध में असंभव है। ऑप्शन नंबर 4 द इजीएस्ट वन इन द सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध में सबसे सरल है। अब इसमें बताना है कि जब हम सोशल साइंस में रिसर्च को कंडक्ट करते हैं और हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि दुर्खिम कहते हैं कि सोशल साइंस में जब हम रिसर्च करते हैं तो एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, पर वो जो एक्सपेरिमेंट होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट होगा, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अगर उसे देखें तो इसमें लिखा है क्वाइट कॉमन इन सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि कॉमन है, सामान्य है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को देखें, विरल है बट रेयर है पर पॉसिबल है सोशल रिसर्च, जैसा कि दुर्खिम कहते हैं मुश्किल है, रेयर है, पर सोशल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट जो है हो सकते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इम्पॉसिबल इन सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि सोशल साइंस रिसर्च में एक्सपेरिमेंट इम्पॉसिबल है, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है बहुत इजी है, इजीएस्ट वन है सोशल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट, ऐसा भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, रेयर है पर पॉसिबल है सोशल रिसर्च एक्सपेरिमेंट, यानी कि सोशल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट जो है वो पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।